कश्मीर में बर्फ पड़ रही है तो उत्तर भारत में लू के थपेड़ों के बीच जहां देश में एक ओर चुनाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक जंग भी चल रही है। ये जंग है सुप्रीम कोर्ट में देसी बनाम अंग्रेजी दवाओं की, और इसे लड़ रहे हैं बाबा रामदेव की फार्मेसी पतंजलि और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जहां अभी तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पतंजलि पर हावी था, किंतु अचानक ऐसा हुआ कि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पतंजलि ने लपेट लिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे एक एक करके। आखिर देश में कैसे चल रही है अंग्रेजी दवाई कंपनियों की खुली लूट। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके आप। मैं हूं राजीव चौधरी। पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.वी. अशोकन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल 23 अप्रैल को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई के दौरान पतंजलि को माफीनामा लिखने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी कुछ नसीहतें दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेदिक दवाओं पर सवाल उठाने के साथ साथ अपने डॉक्टरों पर भी विचार करे, जो अक्सर मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाई लिख रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ये भी कहा था, अगर आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती है। जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भड़क गया और सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के चीफ आर.वी. अशोकन के विवादित बयान पर मंगलवार को नोटिस जारी करके उनसे 14 मई तक जवाब मांगा है। इसके बाद अंग्रेजी दवाओं की पड़ताल होने लगी, या कहो अंग्रेजी दवाओं की कीमतों पर उंगली उठने लगी। निकलकर सामने आई टीवी 9 की वो रिपोर्ट जिसने अंग्रेजी दवा कंपनियों और डॉक्टर्स की पोल पट्टी खोली थी। लिखा था कि अंग्रेजी दवाओं के इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। ये दर्द लोगों को उन गोलियों से मिल रहा है जो एक और उनकी बीमारी दूर करने का काम करती है, लेकिन दूसरी ओर उनकी जेब पर गोले की तरह गिरकर उन्हें आर्थिक तौर पर बीमार बना देती है। और तो और कोरोना काल में तो इन कंपनियों ने भयंकर लूट मचाई थी। सीनियर साइंटिस्ट और डिस्टेटिंग डायग्नोसिस के लेखक डॉक्टर अरुण गद्रे ने एक बार दावा किया था कि उनके पास कैंसर की एक दवाई की पर्ची रखी हुई थी। ये रिटेलर को 100 रुपये में मिली थी। इसमें दवा बनाने वाली फार्मा कंपनी का प्रॉफिट दिया जा चुका था, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन दिया जा चुका था। 100 रुपये की गोली की एमआरपी 900 रुपये लिखी थी। रिटेलर इसे 200 से लेकर 900 रुपये तक में बेच रहे थे। थोड़ा पीछे चले तो सितंबर 2020 डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हुई थी, जिसमें ओवरमैक्टिन 12 mg टैबलेट के पत्ते की तस्वीरें रखकर दिखाया था कि मैन्युफैक्चरिंग डेट वाली एक गोली की कीमत 19 रुपये 50 पैसे बैठती है, जो अक्टूबर 2020 की मैन्युफैक्चरिंग डेट वाले पैक पर बढ़कर 35 रुपये प्रति गोली हो जाती है। लेकिन आप चौंक जाएंगे, इसी ओवरमैक्टिन 12 mg टैबलेट की अलग अलग कंपनियों में बनी एक गोली की एमआरपी 1 रुपये 70 पैसे से लेकर 58 रुपये 50 पैसे तक है। ये सिर्फ एक दवा कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि सैकड़ों दवाई की कंपनी है जो हिंदुस्तान में बनती है, बिकती है। देश में दवाओं की ये कीमत नियंत्रित करने के लिए एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में 10,000 से ज़्यादा दवाइयाँ बनाई और बेची जाती है। इनमें से सिर्फ 874 एसेंशियल ड्रग्स की कीमतों को सरकार कंट्रोल करती है। मतलब ये है कि 874 को छोड़कर बाकी दवाओं को फार्मा कंपनी कहने के लिए तो एमआरपी पर बेच रही है, लेकिन हकीकत में मन माफिक दाम वसूल रही है। लेकिन ये एमआरपी तय कैसे होता है, ये समझ लीजिए। फार्मा कंपनी दवा बनाती है, इसमें से सरकार कुछ दवाओं की एमआरपी तय करती है, कुछ की नहीं। कंपनी अपनी लागत और मुनाफा जोड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर 16% मार्जिन पर रिटेलर को दे देते हैं और रिटेलर 8% मार्जिन पर बेच देते हैं। देश में करीब इनमें 90% से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं। इन प्राइवेट कंपनियों के दांव पेच इतने शक्तिशाली और सरकार के कानून इतने कमज़ोर है कि भारत में मरीजों का मर्ज से पीछा छूटने के बाद भी महंगी दवाओं का दर्द सालों साल सालता रहता है। अब ऐसे में सवाल हो सकता है, आखिर महंगी दवाओं के जंजाल से लोग कैसे बच सकते हैं।
तो उसका जवाब है ब्रांडेड दवाओं की जगह जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल करके। अब ऐसे में सवाल ये भी हो सकता है कि जेनेरिक दवाएं क्या है, क्या ये ब्रांडेड दवाओं जितनी ही कारगर होती है, और क्यों जेनेरिक दवा को ढूंढना सागर में एक मोती चुनने जैसा मुश्किल काम हो गया है। दरअसल किसी मरीज का इलाज करते समय डॉक्टर तमाम तरह के परहेज करने की सलाह देते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों को खुद भी एक चीज से परहेज है, और वो है जेनेरिक दवाएं। जेनेरिक दवा मतलब किसी भी दवा का केमिकल नाम, जिसे साल्ट भी कहा जाता है। मान लीजिए आपको बुखार आया, आपने पैरासीटामोल नाम की दवा खाई, तो ये एक जेनेरिक दवा हुई। इसके केमिकल का नाम भी पैरासीटामोल ही है। लेकिन जब पैरासीटामोल साल्ट से बनी गोलियों पर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम वाला रैपर लग जाता है, तो वो ब्रांडेड हो जाती है, जो महंगे दामों पर बिकती है। जेनेरिक में पैरासीटामोल 500 mg की गोली 1 या 2 रुपए की पड़ती है, लेकिन ब्रांडेड होते ही इसकी कीमत बढ़कर 11 से 17 रुपए हो जाती है। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का फर्क बाकी दवाओं में देखा जा सकता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कुछ और दवाओं के उदाहरण से आप इसे समझ लीजिए, जैसे सिप्रोफ्लोक्सिन, जो आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। इसकी 500 mg की एक टेबलेट की कीमत जेनेरिक में 1 रुपया 85 पैसे पड़ती है, जो ब्रांडेड होते ही 4 रुपए की हो जाती है। डाइक्लोफेनाक जोड़ों में दर्द और सूजन के इलाज में इस्तेमाल होती है, जो ब्रांडेड में 20 रुपए तक की पड़ती है, लेकिन जेनेरिक में इसकी कीमत 3 रुपए 30 पैसे पड़ती है। निमोसलाइड, जिसका इस्तेमाल बुखार और दर्द में किया जाता है, उसकी एक गोली की कीमत जेनेरिक में 2 रुपए पड़ती है, जो ब्रांडेड में बढ़कर 5.5 रुपए हो जाती है। साल्ट वही है, दवा वही है, तकनीक वही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक साल्ट से बनने वाली दवाओं के दाम में ये फर्क क्यों? आइए वो भी समझिए। दवा बनाने के लिए केमिकल को दवा की शक्ल में ढालने का काम किया जाता है। एक ही कंपनी जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों तरह की दवाएं बनाती है, लेकिन अपनी कंपनी के बैनर तले बन रही ब्रांडेड दवा को बेचने के लिए कंपनी पैकेजिंग, सप्लाई, मार्केटिंग पर पूरा जोर लगा देती है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। डॉक्टर से लेकर केमिस्ट तक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लालच देकर दवा प्रमोट करने के लिए कहा जाता है। ये काम कंपनी के MR यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी करते हैं, जो डॉक्टर से डील करते हैं। अगर आप हमारी ब्रांडेड दवा कंपनी लिखेंगे तो हम आपको गाड़ी दे देंगे, हॉस्पिटल में इतने पंखे लगा देंगे, AC लगवा देंगे। कई तरह के लालच डॉक्टर को दिए जाते हैं। अब बहुत से डॉक्टर किसी खास कंपनी की दवा लिखने के लिए 40% तक कमीशन लेते हैं। डॉक्टर अपनी पढ़ाई, मरीज का रोग देखकर नहीं, कौन सी कंपनी ज़्यादा कमीशन देगी ये देखकर आजकल दवा लिख रहे हैं। आजकल तो फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को विदेशी टिप करा रही है। आखिर क्यों? नतीजा ये होता है कि जब मरीज उन डॉक्टर्स के पास पहुंचता है जिन पर दवा कंपनी मेहरबान होती है, तो वो डॉक्टर्स जेनेरिक दवा की जगह ब्रांडेड दवा लिखकर दवा कंपनियों का कर्ज उतार देते हैं। और दूसरी ओर अगर साधारण केमिस्ट शॉप पर जाकर कोई जेनेरिक दवा मांग ले तो वो इनकार कर देते हैं। अपने देश में 6 से लेकर 8 लाख तक मेडिकल स्टोर है। उनमें सिर्फ 4 या 5 हजार ही जन औषधि दुकानें हैं, यानी 1% से भी कम। अगर आप साधारण मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो जेनेरिक नाम से मेडिसिन मिलेगी ही नहीं। जेनेरिक दवाओं को कम असरदार बताते हुए उसी कंपनी की दवा थमा देते हैं, जिस पर मोटा मार्जिन केमिस्ट को मिलता है। जबकि सच ये है कि जेनेरिक दवाएं भी ब्रांडेड दवाओं जितनी ही कारगर होती है, वैसा ही इलाज करती है जैसी ब्रांडेड दवाएं। लेकिन भारत में वहम की बीमारी और महंगी चीज को ही अच्छा मानने की मानसिकता चल पड़ी है। दवाओं के नाम पर बेहिसाब मुनाफाखोरी के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह एक ये भी है। दूसरी वजह है कुछ डॉक्टर्स, केमिस्ट और दवा कंपनियों की सांठगांठ चलती है, जिसे लोग चाहे तो जेनेरिक दवाओं को अपनाकर तोड़ सकते हैं। दवाओं के दाम से जेब कटने से बच सकते हैं, लेकिन ये माफिया इतना बड़ा हो चुका है, 1 या 2 के करने से नहीं, बल्कि जब बड़ी संख्या में लोग इन दवा माफियाओं के खिलाफ उतरेंगे तभी आम आदमी बच सकता है। इस जंग में अगर जीत जेनेरिक की हुई तो देश में हर साल दवाओं के दाम चुका चुका कर कंगाल हो रहे करोड़ों लोगों को गरीबी के दलदल से धंसने से बचाया जा सकेगा। सरकार भी डॉक्टर से जेनेरिक दवा लिखने की अपील कर चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत से डॉक्टर अभी भी जेनेरिक दवा लिखने से परहेज कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि देश के सारे डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। मुझे खुद एक वाकया याद है। एक बार मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज गया था, तब मैं वहाँ देखा कि एक डॉक्टर किसी दवा कंपनी के MR को हड़काते हुए बोल रहे थे कि मैं आपके और अपने फायदे के लिए गरीब लोगों पर बोझ क्यों डाल दूं, 1 रुपए की टैबलेट की जगह 10 रुपए की टैबलेट क्यों लिख कर दूं।
अपना ये गाड़ी वाला प्रस्ताव उठाकर गायब हो जाओ। उस दिन इस खेल का पता चला था, इसीलिए हम देश के तमाम डॉक्टर से अपील करना चाहते हैं कि वे मुनाफे के लिए महंगी दवाओं के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आगे आए। आप लोग भी जेनेरिक दवाओं को लेकर जागरूक हो। रही बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, तो वो आयुर्वेद को छोड़कर अंग्रेजी दवा कंपनियों पर ध्यान दे, जैसा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है।